ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। रोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहाँ औषधियों की आवश्यकता होती है वहीं आहार विहार उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आहार विहार को भी हम यदि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से सावधानी के साथ सेवन करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं अभी अपने ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या के विषय में कि कैसे हम आहार विहार लें। हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु के अंदर में हमको क्या आहार लेना चाहिए या किस तरह से हमको रहना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म कहते ही शब्द के अंदर ही लिखा है, ग्रीष्म का अर्थ होता है बहुत तेज गर्म। तो जो गर्म है, उष्णता है, इस समय पर सूर्य की तेज और उष्ण किरणें पृथ्वी का जो सारा जो जलीय अंश है और चिकनाई जो है सोख लेती है। यानी कि इस समय पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ होता है और पृथ्वी का तापमान सडनली एकदम बढ़ने लग जाता है और ऐसा लगता है पूरे शरीर में और कई जगह पर तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य जो है वह एकदम ही धरती पर उतर आया हो। इससे सारा वातावरण जो है रूखा रूखा नीरस होने लगता है, एकदम सारे पत्तियां झुलस जाती हैं, चारों तरफ ड्राई हो जाता है, कहीं भी नमी कम दिखाई देने लगती है। तो ये सारा रूखा और नीरस नीरस होने लगता है। आदान काल, जैसे हमने कहा कि आदान काल की ये चरम सीमा है, सूर्य का जो आदान काल है, क्योंकि सूर्य के आधार पर ही आदान काल और विसर्ग काल ये दो काल माने गए हैं। तो आदान काल प्रारंभ तो होता है, जनवरी से शुरू हो जाता है आदान काल, पर वो जुलाई तक चलता है। तो ये आदान काल का एक चरम समय होता है ये जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर में। इस समय पर गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों पर नहीं, आपने देखा होगा कि गर्मी से पेड़ तक झुलस जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों तक भी, वनस्पति जगत तक भी, यहाँ तक कि इस गर्मी में नदी, नाले, कुएं, तालाब ये सब भी सूख जाते हैं, पूरी तरह से वो सूखे सूखे हो जाते हैं। धरती जो है फट जाती है कई जगह पर, आपने देखा होगा। तो इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शरीर को बचाएं, शरीर का ध्यान रखें। तो ग्रीष्म ऋतु पर जो शरीर पर जो प्रभाव है
उस प्रभाव को रोकने के लिए, उस प्रभाव को हम उससे दुष्प्रभाव न पड़े, इसको करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि उस समय पर शरीर को ठीक रखना बहुत कठिन काम होता है। बलशाली या सुडौल बना कर रखने के लिए कहा कि उस समय पर स्निग्धता वाले द्रव्यों को लेना है। उस समय पर थोड़ा गर्मी में आपको दूध है, घी है, थोड़ी चिकनाई वाली जो चीज़ हैं उनकी आप सेवन करते रहें। जो सौम्यता वाली जो चीज़ हैं वो ज़रूरी है। और जल, इस समय पर जितने भी तरह के जो जल या तरल पदार्थ हैं या तरलता युक्त जो फल हैं उनका सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस समय पर जल और स्निग्धता दोनों का ही अभाव होने लगता है। इसके अभाव से ही शरीर जो सूखने लगता है, शरीर के अंदर जो आपने देखा होगा जो कमजोरी आने लगती है, दो कारण से आती है, स्निग्धता की, मधुरता की और जलीय अंश के अभाव से शरीर सूखने लगता है। इस ऋतु के लिए ज़रूरी है कि हम शरीर के रस, रक्त, जो धातुएं क्षीण होने लगती है, इससे दुर्बलता आती है। सर्दी गर्मी में पसीना ज़्यादा आने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगती है, और जब प्यास ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा जल पीने से जो आंतों में पाए जाने वाला जो अम्ल रस है वो घुल करके कम हो जाता है। इससे जीवाणुओं का संक्रमण भी जल्दी हो जाता है। कई बार गर्मी से उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगते हैं, पेचिस होने लगता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। गर्मी में फिर पित्त प्रकोप हो जाता है। पित्त प्रकोप बहुत ज़्यादा होने से कभी बहुत प्यास लगने लगती है, कभी बुखार होने लगता है, कभी शरीर में जलन होने लगती है, और रक्तस्राव भी कभी कभी जो है रक्तपित्त जैसे ना नाक से है, कभी किसी को मुंह से भी, कभी कभी लैट्रिन में भी, और पाइल्स वगैरह भी, क्योंकि इस समय पर खुश्की होती है। खुश्की होती है तो खाए हुआ पचता नहीं है तो मल रह जाता है, आंतों में जाकर के खुश्क हो जाता है तो फिर वो बवासीर पैदा करता है। यानी पेट के जो रोगों की होने की संभावना भी इस समय पर ज़्यादा रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ध्यान रख लेना कि इन सब रोगों से, इन दुर्बलताओं से बचने के लिए हमको क्या करना है। तो आयुर्वेद के अंदर में इसके लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं, कुछ आहार विहार का निर्देश किया गया है। तो हम क्या करें गर्म ऋतु में, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि गर्म ऋतु में थोड़ा हल्का आहार लें, चिकन आहार लें, मधुर रस युक्त आहार लें, सुपाच्य आहार लें। जो शीतल आहार हैं, जो तरल पदार्थ हैं, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और जल को उबाल करके तब आप उसको ठंडा कर करके पिएं, गर्म जल ना पिएं, घड़े पे रख करके पिएं। सर्वोत्तम माना गया है मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल जो है। हालांकि लोग फ्रिज का पानी भी पीते हैं, क्षमा करिएगा, फ्रिज का पानी जो है वो बहुत ही हानिकारक होता है, मजबूरी है। तो फ्रिज का पानी है, बर्फ़ है, सर्दी कितनी भी, गर्मी कितनी भी हो, गर्मी से ठंडक पाने के लिए ऐसा प्रयोग कम से कम करिए। पानी पीने के लिए यदि आपके घर में फ्रिज भी हो तो मैं निवेदन करूँगा एक मटके का घड़ा जरूर घर में लाकर रखें। उससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा, उससे आपको निरामय मिलेगा, और उस साथ में उस घड़े से एक गरीब, जो मेरा किसान मजदूर भाई है, जो एक कुम्हार भाई है, उसके जीवन के, उसके घर के लिए रोजी रोटी का साधन भी बनेगा। तो हम अपने सेहत के साथ में यदि किसी को रोज़गार दे सकते हैं तो इससे बढ़ करके सुरही है, घड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि गर्मी में आप ज़रूर खरीदिए, खरीद करके ज़रूर घर पे उसी पानी को पीजिए। जो घड़े पे रखा हुआ पानी होता है, जो सुरही पे रखा हुआ पानी होता है, बहुत ही वो स्वस्थकर होता है, स्वादिष्ट होता है, पीने में अच्छा लगता है। वहीं फ्रिज का पानी में वो स्वाद कभी नहीं आ सकता। मजबूरी है फ्रिज को रखना, मजबूरी है बाकी द्रव्यों को फ्रिज में रखना। जिस काम को बिना फ्रिज के आप चला सकते हैं तो आप प्रयास करिए कि बिना फ्रिज के, फ्रिज का कोई अल्टरनेट हो सकता है तो ये मिट्टी का घड़ा और मिट्टी की सुरही उसके सर्वोत्तम विकल्प है। उसका मैं चाहूँगा, मैं निवेदन करूँगा जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, गर्मी के लिए, गर्मी का मौसम है तो उसके लिए आप एक सुरही या घड़ा जरूर खरीद लेना। देश के यदि मान लीजिए 5 करोड़ लोग भी यदि घड़ा खरीद लेंगे हमारे कहने से, तो 5 करोड़ घड़े, यदि एक का मूल्य 50 भी मान लो तो भी सैकड़ों करोड़ रुपया जो है उन कुम्हार परिवारों को, उन गरीब लोगों को मिल पाएगा। इससे आपको सेहत भी मिलेगी और उतने पैसे से जो 50-100-200 रुपये का जो घड़ा आपने खरीदा है या आपने सुरही खरीदी है, उस सुरही की वजह से
आप कई हजार रुपए की औषधि से बचेंगे, इसमें ये निश्चित है। तो उसमें ठंडा करके पानी पीना चाहिए। चीनी है, घी है, दूध है, मट्ठे है, यानी कि उस टाइम पर मधुर वस्तु, चीनी तो खैर कभी नहीं खानी चाहिए, पर शक्कर है, खांड है, गुड़ है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो मिठास के लिए चीनी मत खाना। मीठा मधुर वस्तु गर्मी में लाभकारी होता है, पर मधुरता के लिए चीनी मत खाना। कृत्रिम जो मिठास वाले पदार्थ हैं उनको मत लेना, और नकली जो पेय हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, उसको मत पीना। आप शरबत पी सकते हैं। आप खस आदि, चंदन आदि, गुलाब आदि के अर्क आदि डाल करके बहुत मधुर द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। दूध का आप सेवन कर सकते हैं, जूस का आप सेवन कर सकते हैं, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। दही में थोड़ा पानी मिला करके और उस मट्ठे में थोड़ा शक्कर डाल करके पीना है, बहुत ही लाभकारी है, इसको आप कर सकते हैं। और मट्ठे के अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक मिला करके पीना भी ये लाभकारी हो सकता है। परंतु मट्ठे का सेवन पुनः मैं कहूँगा कि कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, रात को मट्ठा और दही का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। पुराना जौ है, सब्जियों में जैसे चौलाई है, करेला है, बथुआ है, परवल है, पके टमाटर है, छिलका सहित आलू भी यदि हो सके छोटे आलू, छिलके वाले आलू को लेकर के आप धो करके इसको खाएं तो ये उत्तम माना गया है, छिलके युक्त आलू। और आलू को भी भून करके नहीं, तल करके नहीं, यदि आप इसको लिट्टी चोखा कहते हैं, बिहार से लेकर के पूरे तमाम क्षेत्र के भाई बहनों को एकदम एक स्वादिष्ट व्यंजन का याद आता है। आलू को उसमें आग में भुना जाता है, आलू को जो है उसके अंदर पकाया नहीं जाता, आलू को भून करके भी खाते हैं। वो आपके शरीर के लिए, गर्मी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसी तरह से कच्चे केले की सब्जी है, सहजन की फली का सब्जी है, इस समय पर वो मिल जाता है। प्याज है, प्याज गर्मी को, लू को बचाने के लिए बहुत ही उत्तम है। प्याज की चटनी है, प्याज की सब्जी है, सफ़ेद पेठा है, फिर पुदीना है, नींबू है, इन सबों का आप सेवन कर सकते हैं। दालों में छिलका रहित दाल ले लें, इस समय पर मूंग है, अरहर है, मसूर की दाल है। फलों में क्योंकि अभी तरबूज खरबूज का समय रहता है गर्मी में, उनका आप सेवन करिए। मीठा अभी आम आता है गर्मी में, आम का सेवन करिए। आम का अभी आप संतरा ले लीजिए, अंगूर खाइए, हरी पतली जो ककड़ी खाइए, शहतूत अभी आता है, शहतूत का सेवन करिए। फालसा खाइए, अनार खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले की चटनी खाइए, आंवले का जूस पीजिए। सूखे मेवों में किशमिश मुनक्का खाइए। ये काजू पाजू मत खाना अभी, क्योंकि गर्मी हो जाएगी, चेहरे में फोड़े हो जाएंगे। उचित मात्रा में किशमिश और मुनक्का खाना है। थोड़ा बहुत चिरौंजी भी खा सकते हैं, अंजीर भी खा सकते हैं। बादाम को खाना भी हो तो भिगो करके खाना, बिना भिगोए बादाम मत खाना। तरल पदार्थों में नींबू की मीठी सी कंजी पी सकते हैं। आम का पन्ना, कच्चे आम का पन्ना बहुत ही अद्भुत होता है लू से बचाने के लिए, लू के लिए, गर्मी के लिए। जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो कच्चे आम का पन्ना आप जरूर पिएं। शरबत है, मीठी दही की लस्सी है, मीठी दही है, इसका सेवन करिए। बेल है, बेल का शरबत है, बेल का भी जूस है, बहुत ही अद्भुत होता है गर्मी में। बेल और आम का पन्ना, बेल और आम का पन्ना ये दो तो अमृत हैं इस गर्मी के लिए। और मीठा पतला सत्तू, मीठा सत्तू, पतला सत्तू इस समय पर लीजिए। ठंडाई है, ठंडाई अद्भुत है, जैसे मैंने आपको कहा चंदन है, खसखस है, गुलाब है, इनका शरबत बना करके पीजिए। गन्ने का रस है, और गन्ने का रस में भी थोड़ा सा पुदीना डाल करके पीजिए, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और सेब है, मीठे संतरे हैं, या मौसमी का जो रस है, या नींबू का रस भी है, उसमें मीठा डाल करके नींबू का रस आप बना करके पीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। और इसी तरह से कपूर वगैरह डाल करके भी, थोड़ा सा कपूर ज़्यादा हानिकारक होता है, उससे चक्कर आने लगते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे द्रव्यों में कपूर डाला जाता है। नारियल का पानी है, नारियल का पानी अद्भुत है। देखो भगवान ने कितना बेहतरीन, सुंदर और पौष्टिक जल दिया है नारियल के पानी के रूप में। नारियल का पानी पिएंगे तो आप उसमें मिश्री मिलाइए, घी दूध मिला करके पिएं। और आप गर्मी में चाहे गाय का दूध पिएं, भैंस का दूध भी पिएं, पर दूध पिएं, उसमें मट्ठा बना करके पिएं। रायता खाएं, रायते के नाम पर आप खीरे की रायता ना खाएं, क्योंकि आयुर्वेद में उसका निषेध है। बूंदी का रायता खाएं, लौकी का रायता खाएं, मट्ठा बना करके पिएं, छाछ बना करके पिएं। और चंद्रमा की किरणों में रख करके ठंडा किया हुआ जल पीना आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी माना गया है। ये अद्भुत है। मैं
मैं ये निवेदन करूंगा, आप शरबत पिएं, नारियल का पानी पिएं, सत्तू खाएं, सब कुछ खाएं, परंतु आप कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। आप इस तरह के केमिकल युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, आर्टिफिशियल जिसमें कलर डाला हुआ है, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला हुआ है और जिसके अंदर स्वीटनर डाले गए हैं, ज़बरदस्ती के जो नकली मिठास वाली चीज़ें डाली गई, उनको बिल्कुल मत पीना। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आप सेहत खराब करोगे और विदेशी कंपनियों को समृद्धशाली बनाओगे। यदि आप नारियल का पानी पियोगे तो दक्षिण भारत में सुदूर रहने वाला एक गरीब किसान जिसके घर में कुछ नारियल के पेड्डे होंगे, उसका जीवन का रोजगार का साधन बनोगे। सत्तू पियोगे तो कहीं ना कहीं मेरा किसान भाई, जो गरीब भाई है, अपने खेतों में गेहूं उगा रहा होगा, जौ उगा रहा होगा, उसके लिए रोजगार का साधन बनोगे। तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए ध्यान करें कि मेरा जीवन तो सुंदर होगा, उस सुंदरता के पीछे मैं किसी को लाभ पहुँचा सकता हूँ क्या, इसकी जरूर चिंता कर लेना। यदि इस चिंता के साथ आप काम करोगे तो आपके जीवन के अंदर खुशहाली और प्रसन्नता तो आएगी ही आएगी। आपकी खुशहाली में बहुत सारे लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। इसका आप हमेशा ध्यान रख लेना, बहुत ज़रूरी है। तो जो कृत्रिम और आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उनका सेवन ना करिए। जैसे गर्मी की भी बात है तो गर्मी में भी आप कितने लोगों को लाभ पहुँचा सकते हो। आप घड़ा खरीद करके कुम्हार को लाभ पहुँचा सकते हो, आप नारियल खरीद करके दक्षिण भारत के लोगों को लाभ पहुँचा सकते हो, आप जौ और आप उसमें चना खरीद करके किसान भाइयों को लाभ पहुंचा सकते हो, दूध खरीद करके किसान भाइयों को लाभ पहुंचा सकते हो। इस तरह से आप ध्यान दें। आप नारियल खरीदते हैं, आप कच्ची अम्बी खरीदते हैं, इससे भी किसान भाइयों को लाभ होता है। कच्ची अम्बी, अभी इस मौसम में कच्चा आम तोड़ने नहीं पड़ते हैं। आम जब थोड़ी सी हवा चलती है तो बहुत सारे आम झड़ जाते हैं। पेड़ों में जितना आम आता है उसके 1/4 भी बाद में नहीं रहते हैं, तो वो 2 भाग, आधा तिहाई जो भाग आम धरती में गिरता आता है। ये मौसम में जो सहज रूप से उपलब्ध हैं उनका आप ज़रूर आम का पन्ना बना करके सेवन करिए। आम की मीठी चटनी भी लाभ करती है, उसको भी खा सकते हैं, परंतु पन्ना ज़्यादा लाभकारी है। जलीय पदार्थ, जैसे मैंने कहा, जिसके अंदर तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें जितना भी हो सकता है। और अरहर की दाल खाएंगे तो घी जरूर डाल लीजिएगा। अरहर जो है खुश्क होती है। आयुर्वेद में कहा कि अरहर की दाल को संस्कारित करके ही सेवन करना चाहिए। संस्कार करने का अर्थ है कि उसको गुणकारी बना करके खाना है। उसमें थोड़ा सा घी और जीरे का छोंक लगा करके आप ले लेना। और बात आती है रसायन की। हमने रसायन की चर्चा करी। हर ऋतु में मैंने आपको बताया कि किस तरह से रसायन के रूप में आप हरड़ का सेवन कर सकते हैं। जैसे गृह माता नास्ति तस्य माता हरितकी, तो रसायन के रूप में हरड़ के लिए गर्मी में क्या करना चाहिए, गर्मी में हरड़ सेवन के लिए बराबर मात्रा में गुड़ मिला लीजिए। गुड़ मिला करके और आप उसको जल के साथ सुबह शाम ले लीजिए। वो रसायन का काम करेगा, आपके पेट को ठीक रखेगा, भूख और पाचन क्रिया को ठीक रखेगा, जलीय अंश की मात्रा को जो है वो बैलेंस बना करके रखेगा। उससे आपको और जो है तृप्ति मिलेगी, पुष्टि मिलेगा, उससे ताकत बनी रहेगी। ये ज़रूरी है। तो रसायन के रूप में हरड़ का सेवन जरूर इस ऋतु में करना है तो गुड़ के साथ करना है। गर्मी की ऋतु के लिए गुड़। इस ऋतु में जो भोजन है, भोजन की मात्रा कम लेना है और खूब चबा चबा करके खाना है। भोजन तो हमेशा चबा करके खाना चाहिए, पर गर्मी में थोड़ा फालतू चबा लेना, उसे ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि गर्मी में आंतों की ताकत कम हो जाती है, सर्दी में आंतों की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है। तो यदि सर्दी में आपने थोड़े से कम चबा लिया तो आंतें थोड़ी काम पूर्ति कर देंगे। यदि गलती से गर्मी में कम चबाया तो आंतें जो है जवाब दे जाएंगी। आंतें आपको साथ देने वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चबा करके खा लेना। भोजन हमेशा ताज़ा लेनी चाहिए। गर्मी में भी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं, ध्यान रहे थोड़ा सा हल्का सा जो है गर्म होना चाहिए, उसको खाएं। और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गर्म भोजन के साथ में ठंडी चीज़ें न खाएं। खाना खाने के लिए बैठें, भोजन के साथ गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा जल आप पी सकते हैं, परंतु ज़्यादा ठंडा जल नहीं पीना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से फ्रिज में रखा हुआ भोजन या जल आपको नहीं लेना है। फल आदि फ्रिज में रखे हुए हैं तो ध्यान रख लेना कि उसको बाहर निकाल करके जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो ही आपको लेना है। फिर आप कहेंगे कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो हम आइसक्रीम का क्या करें, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो आइसक्रीम पिघल जाएगा। तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि आइसक्रीम भी खाना खाने की कुछ देर बाद खा लेना, पर आराम से खा लेना, दांतों में लगे नहीं, दांतों और आंतों को नुकसान न हो, उस तरह से कभी कभी खा लेना। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि इसके लिए फ्रिज में रखे हुए पदार्थों का सेवन शास्त्रों में जो ज़्यादा ठंडा खाने का निषेध है, जितना हो सके उससे आप बच लेना। इतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि फ्रिज की अपेक्षा घड़े और सुराही में रखा हुआ ठंडा जो किया हुआ जल ही पीना चाहिए। और
हमेशा हमने तो ऐसा देखा, एक ऐसा बैग भी आता है, वो टाइट कपड़ों का बैग, पहले चमड़ों का भी होता था, राजस्थान वगैरह में भी इस तरह के चमड़े के बैग बनाए जाते थे। पानी भर करके दी, बाहर टांग दो, बाहर हवा लग करके वो इतना ठंडा हो जाता जैसे बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता था। इस तरह के कपड़ों के बैग भी आते हैं, उसको भी टांग करके आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि फ्रिज का पानी को पीने से आप जितना हो सके बचिए। घड़े या सुराही में रखा हुआ पानी को ही पीने का प्रयास करिए। उससे कि मैंने जैसे कहा कि हमारे कुम्हार भाई को भी लाभ होगा और आपकी सेहत भी बचेगा, रोगों से भी आप बचोगे। तो इस ऋतु में प्रयास करिए कि वृक्षों से हरे भरे बाग बगीचों में घूमें, जहाँ भी हो सके, जहाँ पर वृक्ष हो, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ऐसी जगह पर घूमिए। क्योंकि इस समय पर सीधी जहाँ पर सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुँच पाती हो, ऐसी जगह पर ज़्यादा रहें, वहाँ पर गर्मी कम होती है। तो इसीलिए प्रयास करिए, बाग बगीचों में सुबह सुबह उठिए, घूमने का प्रयास करिए। और जहाँ आप सोते हैं ना, सोते समय ध्यान रखिए कि ठीक है कि उस समय पर फव्वारे हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, जो भी आपको संसाधन हो उस चीज़ों से आप उसको ठंडा करने का प्रयास करिए। और मेरा निवेदन है, रात भर तेज़ ठंड में मैंने देखा कि कई लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, एसी चलाते हैं फुल वॉल्यूम पर, इतना तेज़ ठंडा वातावरण हो जाता है और उठ करके रजाई उड़ करके सो जाते हैं। गर्मी में भी ये बहुत खतरनाक है। मेरा निवेदन ये है कि गर्मी में आप बिल्कुल पतला वस्त्र ले लीजिए ओढ़ने के लिए। उस पतले वस्त्र के हिसाब से जितना टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना ही एसी चलाइए। हो सके तो कुछ समय एसी चला के बंद कर दीजिए, बंद कर करके आप खिड़कियाँ खोलिए, खिड़कियाँ खोल करके आप सोइए। शाम को थोड़ी सी जो गर्मी होती है रात को एसी चलाइए, सुबह थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, उस समय पर एसी आप बंद कर दीजिए। प्रयास करिए कि सिर्फ बंद कमरों में, बंद मकानों में, बंद एसी में, बंद गाड़ी में रहने की जगह कुछ खुली हवा में, खुले वातावरण में और खुले घरों में रहने का भी अभ्यास करिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हो सके सायंकाल को भी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ कर के ताज़ी हवा ले लीजिए। चंद्रमा की किरणों को जो है आप लेने का प्रयास करिए और थोड़ी देर बैठ कर के आनंद से जो है अपने शरीर पर भी थोड़ी ठंडक चीज़ों का लेप करिए। ठंडे तेल का मालिश करिए, चंदन का मालिश करिए, कपूर का मालिश करिए, उससे थोड़ी सी ठंडक पहुँचेगी। इसी तरह से मोतियों का धारण, शीतल वस्त्रों का, आभूषणों का धारण भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। क्योंकि इसका न केवल उससे शरीर में शीतलता पहुँचती है, अपितु उससे जो है ऐसा कहा गया है कि इसके अंदर औषधीय गुण भी होते हैं, उपचारात्मक उसका लाभ भी आपको मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है आप समझिए कि जो पित्त को बढ़ाने वाले, गर्मी को चीज़ करने देने वाली चीज़ हैं, उनसे आप बच करके रहिए। और रक्त के जो शोधन करने वाली चीज़ हैं उनको आप सेवन करिए। और नाक और मसूड़ों में होने वाले रक्तस्राव को रोकने की क्षमता जो है तुलसी, ये सब मोती आदि द्रव्यों में होता है। तो ये जो शीतल द्रव्य हैं उनका सेवन करिए। और ये तुलसी वगैरह मोती वगैरह, क्योंकि मोती जो है शीतल होने की वजह से वह आपके शरीर को बल भी देता है। और बिस्तर पर जैसे ऐसा कहा कि गर्मी के अंदर जो है कमल है, केले के पत्ते, इनको बिछाने के लिए भी विधान किया गया है। केले के पत्तों में भोजन खाने की परंपरा तो दक्षिण भारत में है, पर यदि आप गर्मी के मौसम में केले का पत्ते भी आप चादर के नीचे बिछा करके सोते हैं तो उससे ये शरीर के लिए लाभकारी माना गया है, गर्मी का शमन करने वाला माना गया है। और इसमें कमल के पत्ते, केले के पत्ते वगैरह भी बिछाने के लिए कहा है। और गर्मी में ध्यान रहे, बिछाते समय जिस कपड़े को आप बिछा करके सोते हैं वो सूती कपड़े का ही होना चाहिए, कॉटन का ही होना चाहिए। उसके अंदर आर्टिफिशियल या पॉलिस्टर या बने हुए जो कृत्रिम आजकल के कपड़े होते हैं यदि ना हो तो अच्छा है। और बाहर धूप में नहीं घूमें, यदि सीधे धूप ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। यदि जाना भी पड़े तो पैरों में जूते होना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए, छाता लेकर के घूमना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये मैं आयुर्वेद की बात आपको बता रहा हूँ। घर से निकलते समय पानी पी करके ही निकलना चाहिए और बिना पानी पिए नहीं निकलना चाहिए, उससे लू नहीं लगती है। यदि बाहर से घर में आ रहे हैं तो आते ही पानी नहीं पीना चाहिए। कृपया बाहर से आते ही, गर्मी से आते ही जो है आप बिल्कुल भी आप पानी नहीं पीना। जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो ही आपको पानी पीना चाहिए। और यदि बाहर तो जाना नहीं, रात को जाना भी पड़े तो रात को भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहना। इससे वात और कफ दोष प्रकोपित नहीं होते हैं, कब्ज भी नहीं रहता है। और गर्मी में विशेष करके हो सके तो रात को भोजन बिल्कुल भी मत करना, रात को खाना खाना ही नहीं चाहिए। सूर्यास्त से पहले खाइए, सूर्यास्त के बाद भी खाना हो तो थोड़ी सी खिचड़ी या थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का भोजन ही लेना, ज़्यादा भोजन नहीं लेना। और इसमें जो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है गर्म ऋतु के अंदर, मैं आपको उसको बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे ज़्यादा गर्म प्रकृति के जितने भी चीज़ हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़, जैसे कहा कि आम का पन्ना थोड़ा खट्टा होता है पर पानी मिला करके ले लें, सीधे खट्टी चीज़ों को ना ले लें। ज़्यादा चरपरे मिर्च मसाले, ज़्यादा नमक वगैरह ना ले लें। ज़्यादा कशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और भारी भरकम तली हुई चीज़ें तो
कतई भी नहीं खानी है। मिर्च, लहसुन और ये सब, ये जो उड़द की दाल वगैरह, जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ वगैरह, बैंगन बुंगन तो नहीं खाना है। शहद भी गर्मी में हालांकि ठंडे पानी में मिला करके सेवन कर सकते हैं, और शहद का सेवन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। औषधि के रूप में, अनुपान के रूप में ही शहद को लेना है। बाजार में बिकने वाली चाट, चटनी और ये सब हानिकारक हैं। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और जल को गलती से भी एक बार में दबा करके नहीं पीना। दिन में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। छाछ वगैरह को जब बार बार आप ले सकते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना, और एकदम ठंडे वातावरण से निकल करके गर्मी में मत आना, गर्मी से निकल करके ठंड में मत जाना। और पसीना सूखने के बाद में सामान्य टेम्परेचर होने के बाद भी जल पीना। जैसे मैंने कहा, फ्रिज का पानी मत पीना। यदि पीना भी पड़े तो थोड़ा सा पानी मिला करके नॉर्मल, थोड़ा सा ठंडा कम होने के बाद ही पीना। मद्दे और मांस आदि का सेवन कतई भी मत करना। मांस डाइजेस्ट होगा नहीं होगा तो में सड़ेगा तो बीमारी पैदा करेगा। मद्दे का सेवन भी निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और इस समय पर जो है ग्रीष्म ऋतु में इस बचने के जो उपाय हैं मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि धूप में भी ज़्यादा नहीं घूमना है, नंगे पाँव नहीं घूमना है, नंगे सिर नहीं रहना है। यदि इस चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप गर्मी से बचे रहेंगे। गर्मी में भी आप अपने सेहत को ठीक बना पाएंगे। उस समय पर आपको ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, मल मूत्र का बिल्कुल भी नहीं करना है। उस समय पर ध्यान रखिए, गर्मी की ऋतु में थोड़ा सा ब्रह्मचर्य, सदाचार, संयम की भी आवश्यकता है। इसलिए स्त्री प्रसंग से भी ग्रीष्म काल में बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में स्त्री प्रसंग का सर्वथा निषेध किया गया है। नहीं हो सके तो भी यथासंभव संयमित रहने का आपको ज़रूर प्रयास करने चाहिए। इस तरह से ग्रीष्म ऋतु को भी आप आफत की, मुसीबत की ऋतु नहीं, लाभकारी ऋतु बना सकते हैं। जिन चीज़ों की हमने चर्चा की, जरूर उन बातों पर आप ध्यान रखिएगा। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।